चलिए गाइस, शायद अभी कनेक्टिविटी ठीक है। हाँ, चलिए जल्दी मुझे एक बारी थम्स अप कर दीजिए इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके नाउ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमें मोबिलिटी ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ गया। चलिए, और फिर हमें एक चीज और समझ में आई कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, अब हमारे पास आते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं? बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जैसे कि नाम ही सजेस्ट करेंगे अब आपको, पहला पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब समझ में आ गया बच्चों? जैसे अभी अभी मोबिलिटी का यूज किया था कि दो वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लेट से मैं ये बोल देता हूं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पैरेलल का मतलब क्या है? दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, है ना? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अच्छा, एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। दोनों में डिफरेंस देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है? इक्वल वेक्टर तो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चे वेरी गुड। हाँ, चलिए तो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स बेटा? जिनका वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, velocity of b is 5 meter per second towards north, velocity of c is 5 meter per second towards south, and velocity of d is 5 meter per second towards west, and velocity of e is 5 meter per second towards east. अच्छा, पहले एक बात बताइए सभी बच्चे, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो आप लोगों को पता है ना? देखिए न्यूज याद है ना? NEWS, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब बड़ा बेसिक सा डिफरेंस, बड़ा बेसिक सा जो यहाँ पर बच्चों को डाउट होता है ना, वो क्या होता है? देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल बोर्ड पे, तो ना बच्चा भी एनालाइज कर लेता है कि जो ये नॉर्थ है ना, ये कहीं ऊपर लाई कर रहा होगा, साउथ ना जमीन के नीचे, और मेरा लेफ्ट वाला ईस्ट बन जाएगा, राइट वाला मेरा वेस्ट बन जाएगा। क्या ये ऐसा है क्या? क्या ये वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है या हॉरिजॉन्टल को? जल्दी जल्दी रिप्रेजेंट बताइए, जल्दी बताइए। क्या ये वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है या हॉरिजॉन्टल को? सभी बच्चे बोलेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वाई फॉर वी फॉर वर्टिकल, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं ना। यानी अगर मैं बात करूं, लेट्स से अगर मैं ये चीज ले लेता हूं, देखिए तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब हम थोड़ा और बात करते हैं कि हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। अब मैंने बोला इनमें से जल्दी जल्दी बताइए इक्वल वेक्टर्स कौन से। देखिए सबका मैग्नीट्यूड सेम है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो बताइए ABCD, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सर इक्वल वेक्टर की तो डायरेक्शन मतलब कंडीशन ही क्या है? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो देखो इनमें से ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। बात समझ में आ गई? लेकिन पैरेलल वेक्टर में जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। छोटा मैग्नीट्यूड होगा, बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल वेक्टर्स होंगे तो भी। यानी अगर मैं ये बोल दूं, देखिए ये दीज आर टू इक्वल वेक्टर्स। अगर मैं बोल दूं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स इक्वल भी है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल भी है। बात समझ में आ रही है? बट पैरेलल की ये कंडीशन नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। आई होप ये सब चीजें समझ में आ गई। चलिए अब अगला वो है कि अनइक्वल वेक्टर्स। नाम से ही पता लग गया अनइक्वल वेक्टर्स।
अनइक्वल वेक्टर्स है, एक का मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है, एक का मैग्नीट्यूड छोटा हो सकता है, एक ए डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट, यानी एक ईस्ट में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, एक वेस्ट में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी में चाहे डायरेक्शन को चेंज कर दो, चाहे मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। यानी अगर ये 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहा है ना, और जैसे ही मैंने नॉर्थ से चेंज कर दिया, तो वैसे ही डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, तो वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? तो वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने का क्या तरीका है? या तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो, या उसके डायरेक्शन में चेंज कर दो। बात समझ में आई? और स्केलर क्वांटिटी को चेंज करने का क्या तरीका है बेटा? उसके केवल और केवल मैग्नीट्यूड में चेंज कर दीजिए। चलिए, अब एक होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब नेगेटिव का मतलब बताइए क्या होता है? देखिए, फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब देखिए ध्यान से, मैंने बोला एक पार्टिकल इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है ना, और मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लिया। तो जो ये पार्टिकल इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट जा रहा है ना, अपोजिट, है ना, अपोजिट। यानी हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं दिस इज ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर है, तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया कि सर मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलता है बेटा ये? ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो, इतना समझ में आया क्या? वेरी गुड। तो हमें समझ में आया, कुछ कुछ चीजें हम लोगों को पता लग गई। वेरी गुड। चलिए, अब एक होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन, यानी एक ही प्लेन में लाई करने वेक्टर्स, उनको बोलते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए बेटा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। अगर हम बात करें हमारे, एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं आपको। देखिए, एक तो ध्यान रखना, दिस इज अ प्लेन, है ना, प्लेन। अब प्लेन में अगर मैं बात करूं, एक ये वेक्टर है मेरे पास और एक ये वेक्टर है मेरे पास, ठीक है ना, और मैं इनको बनाने का तरीका मैं बता देता हूं। ये मैंने बोल दिया कि दीज आर टू वेक्टर्स। कैसे भी डायरेक्शन में रहो यार, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, ठीक है ना, दीज आर टू वेक्टर्स। अब मैंने बोला कि इनको मुझे प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए ये प्लेन में रखेंगे, दीज आर प्लेनर वेक्टर। कैसे भी रखो, कैसे भी, कैसे भी, तो अब ये वाला प्लेन आ गया, ऐसे रख दो तो ये वाला प्लेन आ गया। कैसा भी प्लेन क्यों ना हो जाए, हमें पता लगना चाहिए कि प्लेनर वेक्टर। अब देखिए, हमेशा क्या याद रखना है कि कोई भी दो वेक्टर्स जो होंगे ना, दो वेक्टर्स कैसे भी डायरेक्शन में आए, जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो किसी भी रूम के कॉर्नर को देख लीजिए, कोई भी रूम का कॉर्नर देख लीजिए, उस एक रूम के कॉर्नर में एक पेन रख लीजिए, उस रूम के उसी कॉर्नर से मिलाते हुए दूसरे फेस पे एक फेस, दूसरे फेस, किन्हीं भी फेस पे हम वेक्टर्स को रखें जल्दी, वो हमेशा एक ही प्लेन में रहने वाले हैं। देखिए, ये कौन सा प्लेन हो गया? कोई एक्स वाई में हो जाएगा, कोई वाई जेड में हो जाएगा, कोई जेड एक्स में आने वाला है। यानी दो वेक्टर्स हमेशा, हमेशा प्लेन को प्लेनर वेक्टर रहते हैं। तीन वेक्टर प्लेन को प्लेनर हो भी सकते हैं, को प्लेनर नहीं भी हो सकते, बट दो वेक्टर्स तो हमेशा को प्लेनर होंगे। को प्लेनर मतलब, को का मतलब सेम, को का मतलब सेम, और प्लेनर का मतलब सेम प्लेन। यानी अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक x बना, ये मेरे पास y बना, याद है ना आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? वेरी गुड। तो x एंड y, और एक वेक्टर ये रहा मेरे पास, एक वेक्टर ये रहा मेरे पास, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज जो, चलिए बहुत बढ़िया। चलो, अब एक आपके पास होते हैं कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट, देखिए ये कॉन्क्यूरेंट जो वर्ड होता है ना, ये आप लोग एक हमारे फिजिक्स में लैमी थ्योरम करके आएगी, लैमी थ्योरम, लैमी थ्योरम। तो जब आपको ज्यादा सुनाई देगा ये, और लैमी थ्योरम मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस, बेसिकली हम फोर्स के बारे में डील अप करने वाले, वो वाले फोर्स जो एक ही पॉइंट पर लाई करने वाले, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, ए डायरेक्शन में भी, ए डायरेक्शन में भी, ए डायरेक्शन में भी,
ये F1 फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो इन सभी फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये सभी वेक्टर भी क्या कहलाए जाएंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या कहलाए जाएंगे बेटा? कॉन्करेंट वेक्टर्स। बोलो समझ में आया क्या? चलिए, अब एक होता है हमारे पास जीरो वेक्टर और एक होता है हमारे पास नल वेक्टर। अब ध्यान से, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इज वन एंड द सेम थिंग। नल वेक्टर, अब देखो नल वेक्टर क्या होता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, अभी तरीका भी समझाता हूं। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, देखिए बहुत सिंपल है। नल का मतलब जीरो, यानी कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। लेकिन सर वेक्टर क्वांटिटी तो हमारे पास होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो डायरेक्शन इसके वो चूज कर लीजिए। अब बात आई कि सर फिर इस जीरो वेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? रीजन समझाता हूं, जो कि हम लोग अगली एक दो क्लासेस में हम इनका प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अगर आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए बेटा, जो 11th 12th कर चुके हैं, जो पास आउट बच्चे बैठे हैं, उनको ये चीजें समझ में आ जाएगी अभी। तो अभी के लिए अपना ऐसे याद रख लीजिए, अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हो और उसका आंसर जीरो आ गया, तो मैं इसको जीरो नहीं लिख सकता कतई भी, इसको मुझे जीरो वेक्टर ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इनको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, नहीं आए समझ में तो बता दूंगा अभी। एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। ए डॉट बी ये एक जीरो क्वांटिटी दे सकता है। देखिए, हम लोग अभी पढ़ने वाले फिजिक्स में एक और हमारा बेसिक फंडा है, अगर किसी बच्चे को यहाँ से समझ में आया, जो पास आउट बच्चे वो समझ भी लेंगे, जो नहीं, जो 11th में बैठे हैं उनको मैं समझाता हूँ। देखिए, हमारे फिजिक्स में ना एक बेसिक सा रूल होता है बेटा, कि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज में ना सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास 10 रुपए है और 10 लीटर पानी है, जल्दी बताइए ऐड करके कितना आया? हरिया, ऐड करके कितना आया? सभी बच्चे बोलेंगे मेरे पास 10 रुपए है और 10 लीटर पानी है। मैंने बोला दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर कितना आया? 20। वेरी गुड, कितना आंसर आया? 20, परफेक्ट। नहीं कितना आंसर सर? नहीं ऐड कर सकते, क्यों? क्योंकि सर रुपीज और वाटर दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यानी हम लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हैं, टाइम में टाइम को ऐड कर सकते हैं, फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हैं, प्रेशर में प्रेशर को ऐड कर सकते हैं, पावर में पावर को ऐड कर सकते हैं, ऐसे। तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड और कैन बी इक्वेट। सेम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तो ही इक्वेट करेंगे। सेम फिजिकल क्वांटिटी में हम ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है दो क्रॉस प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर वेक्टर और इसका आउटपुट, इनको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं बेटा। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब इसका आउटपुट भी वेक्टर आएगा। अगर हमें पता है इनका वेक्टर आउटपुट वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है, यानी इन दोनों का ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट आउटपुट आएगा और वो आउटपुट मान लो जीरो आ गया, तो मैं ए क्रॉस बी को खाली जीरो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाली, तो हमें इसकी जरूरत पड़ी नल वेक्टर की। लेकिन हमें पता है इसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी की वैल्यू जीरो आ सकती है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो सकता है, बट ए क्रॉस बी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ए क्रॉस बी जीरो जब मतलब जीरो वेक्टर के बराबर हो सकता है। बात समझ में आई? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख दे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा बेटा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कभी भी, मैथ्स में और फिजिक्स में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बोलो समझ में आया? तो ये नल वेक्टर होता है, बस सिंपल अभी याद रख लीजिए नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। अब सोचिए, अगर मैं ए वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करूं, नल वेक्टर ऐड करूं,
तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? सभी बोलेंगे सर ए वेक्टर आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, नल वेक्टर में अगर मैंने ए वेक्टर ऐड कर दिया तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ए वेक्टर आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। देखिए, अब यूनिट वेक्टर की क्यों हमें जरूरत पड़ी? जो कि हमें पता है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हुए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ख्याल रखना होता है, तो हम लोगों को एक ऐसा ही वेक्टर चाहिए था जो हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट डायरेक्शन इंडिकेटर। क्या है बेटा? ये डायरेक्शन इंडिकेटर। देखिए, मान लो ये कोई एक वेक्टर है और यूनिट यूनिट का मतलब होता है वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड वन। यानी अगर मैं ए के बारे में बात करूं, ए, तो देखिए अब ए वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका है वेक्टर दिस इज इक्वल टू, क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने स्पेसिफाई किया बेटा ए कैप। दिस इज ए कैप, ए के ऊपर टोपी, ए कैप। और इसी को हम लोगों ने बात कह दिया यूनिट वेक्टर। क्या बोला बच्चे? ये यूनिट वेक्टर। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन। सोचो, अगर ए कैप का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो गया तो मैं लिख सकता हूं ना ए वेक्टर इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। यस या नो बोलो बच्चों। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट प्योरली रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, ए डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है ये, दिस इज ए बी वेक्टर। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी लिखने का तरीका होता है, देखिए दिस इज इनिशियल वेक्टर पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो कभी कभार हमें ए बी वेक्टर ऐसा भी लिखा जा सकता है, और कभी कभार हमें ये भी बोल देगा कि दिस इज ए वेक्टर। कोई इशू नहीं है, यहाँ से यहाँ ए वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमें गिवन है। नहीं तो दूसरा तरीका हमें ये भी है कि इनिशियल पॉइंट को लिखो, फाइनल पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट, और दोनों पे वेक्टर। तो ये कौन सा बन गया? ए बी वेक्टर। अच्छा, मान लो ए बी वेक्टर का जो मोड है 5 है, मतलब मैग्नीट्यूड है 5। तो ये 5 और इनको ए डायरेक्शन, ए डायरेक्शन को मैंने मान लिया ए कैप। तो ए कैप डायरेक्शन। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर इस लाइन लेस सेगमेंट के अब 5 इक्वल पार्ट्स कर दो, 1 2 3 4, देखियो बन गया ना, 1 2 3 4 5। हाँ, 5 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो एक सिंगल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ए कैप को। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी ए कैप को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए कैप, ए कैप, ए कैप। अब सोचो, मुझे यहां से यहां तक आना है, यहां से यहां तक का वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? जल्दी बताइए। सर ए कैप तो कितना लिख दूंगा बेटा? यहां से यहां तक 2 ए कैप। यहां से यहां तक जाना है, मुझे कितना लिख दूंगा? 3 ए कैप। यानी ए कैप केवल और केवल मुझे क्या बताएगा? डायरेक्शन। क्या बताएगा बच्चों? डायरेक्शन। बोलो, इतना समझ में आया? तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर थे जो हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है ना? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, कौन कौन से थे बेटा? एक हमारे पास था इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है ना? और हमारे पास था कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कॉन्क्यूरेंट, कोप्लेनर, ठीक है ना? और फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, और फिर हमारे पास नल वेक्टर, फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो आई होप आज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया है। अब कल की क्लास के लिए हम कल भी इसी टाइम 7 की क्लास रखने वाले हैं और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आज की क्लास को वाइंड अप करने के से पहले मैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करता हूं। जैसे अभी हमें इसमें और पढ़ने के लिए जरूरत है, हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हमारी पूरी फिजिक्स में उसी पे रोल आता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारे लिए पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन 5 मिनट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसका आपको कराता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं बेटे आप लोगों के लिए
उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बोला है कि हमारे पास 3 एक्सिस होती है ना? एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। देखिए, दिस रिप्रेजेंट्स योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये बाहर होती है, ये होती तो बाहर है, बट इसको बाहर नहीं बना पाते तो हम ऐसे बना देते हैं, जेड एक्सिस। अच्छा, इन तीनों में क्या होती है? एक तो तीनों की तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। सेकेंडली, क्या जरूरी है मैं इसको ऐसे ये हॉरिजॉन्टल रहे, ये वर्टिकल रहे? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। मैं अगर चाहूंगा तो इसको एक्स मान लूंगा, ये मेरा वाई हो जाएगा और ये मेरा जेड हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, अभी तक हम लोग अपने सिस्टम में 9th-10th में ये वाले सिस्टम को ही मान के आए थे, ठीक है ना? अभी मैं जैसे मेरा मन करेगा, मैं अपनी चीजों को, अपनी एक्सिस को वैसे रोटेट कर सकता हूँ। कंडीशन क्या याद रखनी है? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने वाली है। एक्स, वाई एंड जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहली बात। दूसरी बात, हमें चीजों को, हमें किसी की भी पोजीशन पता लगानी है। लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर क्लासरूम। क्लासरूम में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जस्ट नियर दी बोर्ड, ठीक है ना? और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, निष्ठा बैठी हुई है, लवली बैठी हुई है, अंकित बैठा हुआ है, अनुज बैठा हुआ है, उत्तम बैठा हुआ है, लखन बैठा हुआ है, अर्चित बैठा हुआ है, एंड ऑल दी स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, ठीक है ना? अब समझना ध्यान से, क्या सभी स्टूडेंट्स का डिस्टेंस मेरे से सेम है या अलग अलग है? आप बोलोगे अलग अलग है, ठीक है ना? मान लो उत्तम मेरे से 2 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है, लखन मेरे से 3 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है। तो क्या लखन सबसे 3 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है? नहीं सर, लखन उससे तो बिल्कुल पास में हो सकता है ना, जो बिल्कुल उसके एडजेसेंट बैठा हुआ है। तो यानी हमें किसी की भी पोजीशन को मेजर करने के लिए वी हैव टू चूज अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता है। और रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है बेटा जहां से हम चीजों को एनालाइज करते हैं। पहली बात, हमें क्या चूज करना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट। सेकेंडली, रेफरेंस पॉइंट ऐसा चूज कीजिए कि आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम लोग अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात करेंगे, तो हम इस पॉइंट को, जो ये ओरिजिन होता है ना, जहां से तीनों एक्सिस स्टार्ट होती है, इसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे। अब अगर ये रेफरेंस पॉइंट हो गया तो मेरे लिए चीजें इजी बन जाएगी। देखिए, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3। तो इसके 2,3, नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ पी, किसके रेस्पेक्ट में? सर, ओ के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? तो अब ये पी की पोजीशन कैसे पहुंचे? अब मुझसे ज्यादा आपको अच्छे से आता है। पहले ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, फिर ये वाई होता है। तो क्या कहते हैं सर, पहले एक्स एक्सिस पे चले कितना, 2 सेंटीमीटर, फिर वहां से 90 डिग्री घूमा, कहाँ चले हम, वाई एक्सिस पे कितना, 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे पहुंच गए। तो दिस इज पोजीशन ऑफ पी पार्टिकल 2,3, किसके रेस्पेक्ट में? सर, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई? तो इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये हमारा कहलाया जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाया जाता है बेटा? पोजीशन वेक्टर। कि पी की पोजीशन कहाँ है? अब हो सकता है 2,3,1 हो। देखिए, इसमें तीनों एक्सिस आ गई। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब ध्यान से सुनना, एक्स, वाई और जेड बाहर है, तो क्या बोला? पहले 2 चले, फिर 3 चले, फिर 1 चले, तो यहां पर वो पार्टिकल है, तो यहां से यहां तक को जोड़ दो, तो ये हमारा पोजीशन बन जाएगा। देखिए, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि कल की जो क्लास होने वाली है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहली बात, आज हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जिससे बच्चा थोड़ा सा कैपेबल हो जाए, थोड़ा सा मतलब फेमिलियर लगे वेक्टर्स की अप्रोच को लेते हुए। सेकेंडली, कल बिल्कुल 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन चलने वाला है पूरे लेक्चर्स में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को अपने घर के किसी भी रूम में बैठकर एक कॉर्नर को चूज कर लेना ओरिजिन। और वो घर का एक रूम जो होता है वो आपके पास ऑलमोस्ट एक क्यूब की तरह होता है। क्यूब नहीं होगा तो क्यूबॉइड होगा, ठीक है ना? उस क्यूबॉइड के या उस क्यूब के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना। अगर क्यूब है, देखिए क्यूब है, मैं आपको बता देता हूं, आज का होमवर्क है ये आप लोगों के लिए। ये दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, दिस इज एक्स एक्सिस,
दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं कि इसकी साइड लेंथ अगर ये है तो मुझे 0 या इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। इन सभी 8 के 8 वर्टिसेस के, इनको वर्टेक्स बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। क्यूब के 8 वर्टेक्स होते हैं। इन सभी वर्टेक्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिख के लेके आना। कोऑर्डिनेट्स इसी टर्म्स में x, y, z। जैसे a का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0, 0, 0। कोशिश करना लिखने की। सिमिलरली अगर किसी के घर क्यूब शेप का ना हो तो वो पक्की बात क्यूबॉइड होगा, है ना। क्यूबॉइड होगा तो कुछ ऐसा होने वाला है, तो क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो जाएंगी। नीड नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z। अब ये लेंथ इसकी मान लो x, या हाँ x को एक्स वाई जेड की टर्म में निकाल लेना। हाइट इसकी मान लो y और डेप्थ इसकी मान लो z। चलिए, तो सभी बच्चों से कल मिलते हैं 7 o'clock, ठीक है ना, सेम टाइम सेम जगह। लेकिन आप लोगों का होमवर्क क्या है, इनको थोड़ा सा कोशिश करके आना कि आप लोग इनके कोऑर्डिनेट्स लेके आइए। चलिए गाइस, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।